नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डेरा हिंसा सौदा। जी हां, राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद देश के 5 राज्यों में हिंसा ने डेरा डाल दिया। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। क्या सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार है? क्या सियासी फायदे के लिए सरकार ने डेरा समर्थकों के आगे सरेंडर कर दिया? और क्या सियासत में डेरा के समर्थन का एहसान चुकाने के लिए राम रहीम समर्थकों पर सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की? खास पेशकश डेरा हिंसा सौदा में चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे गांव के लड़के, उनको क्या जरूरत थी अपने परिवार छोड़ के यहाँ आने की? छुट्टी मनाने के लिए आए थे। अब देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। यहाँ बापे ने तो हमारे परिवार उजाड़ दिए, बाबा तोड़े, उसको तो फांसी तोड़नी चाहिए। मेरा घर उजाड़ दिया, दंगे प्रसाद सारे पापे ने करवाए। ये बाबा तोड़े, ये तो पापी है घर उजाड़ने वाला। मेरे टेम्पर उजड़ गया। Far away from the court premises, तो एक वाहन में से उनके समर्थकों में से के वाहन से एक AK-47 और एक माउजर बरामद किया गया और उसी तरह से एक दूसरे वाहन से 2 राइफल और 5 पिस्टल भी बरामद किए गए। डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है और जैसा कि किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे एयर कंडीशनर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमको डीजी हरियाणा ने आश्वस्त किया है कि मामला कंट्रोल में है। पंचकुला और सिरसा में कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ नाजुक हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर अभी और इंतजाम डीजी साहब कर रहे हैं और हमको डीजी साहब ने आश्वस्त किया है कि अब जो है स्थिति कंट्रोल में रहेगी और वो कंट्रोल में कर पाएंगे। कोई और नहीं, खुद सरकार जिम्मेवार। कैसे ये स्थिति बनी पहले से मालूम था, इनकी रिपोर्ट्स थी, खुद कोर्ट ने इनको फटकारा था, मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, इसमें पिछले कई दिनों से बोल रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सीधा केंद्र सरकार और उसका नेतृत्व, शिखर नेतृत्व जिम्मेवार है इस पूरे घटनाक्रम के। देश को एक अराजकता की ओर ढकेल करके पूरे देश को फौज के हवाले ये करना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है। जब प्रशासन को जानकारी थी कि लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो उनको चंडीगढ़ क्यों आने दिया? केंद्र सरकार को इन राज्यों से, प्रशासन के अधिकारियों से तलब करना चाहिए कि क्यों उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया जहां कानून का कोई राज नहीं था। कि एक आदमी ने कंप्लेंट की है ह्यूमन शोषण की और करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। तो एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कूट क्यों नहीं सुन रहा? तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। इतना नुकसान हो गया और ज़्यादा नुकसान न हो। अगर ज़्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए केवल डेरा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायालय भी जिम्मेदार होगा। तो आखिर कौन है 31 मौतों का जिम्मेदार? हमारे साथ राजीव जेटली हैं बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस और अनिल आनंद जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजीव जेटली, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप लोगों को सब कुछ पता था, सरकार कह रही है हमको पता था, आप लोगों को यह पता था कि जमावड़ा हो रहा है चंडीगढ़ में, पंचकुला में, आपको इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बाद भी 31 मौतें होती हैं। हमें सीधे से ये बताइए, 31 मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बहुत ही संवेदनशील ये मसला है। अगर न्याय प्रक्रिया को मजबूत रखना है और किसी धर्म संस्था से जुड़े हुए बाबा को पेश करना है जिनके लगभग करोड़ों अनुयायी हों, तो ऐसी परिस्थिति में अगर महिला और बच्चे इकट्ठे होते हैं किसी जगह पर और वो पैदल चलकर आते हैं और किसी पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, किसी राजीव जेटली, हिंसा करने वाले सब महिलाएं और बच्चे थे? जो भी उनके बाबा हैं। राजीव जेटली, हिंसा करने वाले सब महिलाएं बच्चे थे?
नहीं, उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते होंगे। वो मैं नहीं कह सकता कि वो डेरा समर्थक थे या कहीं और से भेजे गए थे, जिन्होंने इस तरीके से, अगर ऐसा है तो फेलियर नहीं है वहां फैलाया। राजीव जेटली, अगर ऐसा है तो ये प्रशासन का फेलियर नहीं है कि आप चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कौन असामाजिक तत्व है और कौन जेन्युइन है। देखिए, लगभग 1 लाख लोगों के अंदर, जिसमें से ज्यादातर महिला और बच्चे हों, उनके बीच में अगर उनके साथ कुछ लोग बैठे हों, ये आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंज होता है उस वक्त पे, जिस वक्त पे प्रदेश की ऐसी स्थिति हो कि एक ऐसे बाबा को पेश करना हो कोर्ट में जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं। तो ऐसे में पहली चुनौती हमारे लिए ये थी कि किसी भी तरीके से बाबा को कोर्ट तक लाया जा सके। आप धारा 144 लगाते हैं राजीव जेटली, आप धारा 144 लगाते हैं इसलिए कि जमावड़ा ना होने पाए, और फिर आप कहते हैं कि लाखों लोग वहां पहुंच गए। तो ये क्या है, क्या प्रिवेंटिव मेजर था आप लोगों की तरफ से? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो पंचकुला की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि बहुत सारी जगहों से कनेक्टेड है। अगर आप कोई लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, विभिन्न राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, अपने बच्चे को उठाकर कर रहा है, कोई बैग टांग कर रहा है, और वो ये कहता है कि मुझे अपने रिश्तेदार के घर में जाना है, तो आप केवल उनकी चेकिंग करके उनको आगे भेज देते हैं। हमने चश्मदीदों से बात की है राजीव जेटली, हमने चश्मदीदों से बात की है, हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई है लगातार। वहां के जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7-7 दिन से ये लोग पड़े हुए हैं, हमने इनके लिए पार्क खोल दिए हैं, हमने आसपास की जो जगह ये खोल दी थी इनके लिए। तो ये जमावड़ा 7 दिन 8 दिन से हो रहा था। सवाल यहां पर सीधा सा ये है कि क्या किसी तरह का कर्ज था इस सरकार के ऊपर जिसे चुकाने की कोशिश इस तरह से की गई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी सरकार के ऊपर हर जनता का, इस देश की जनता का कर्ज है जिसे हम चुका रहे हैं। हमें किसी का कर्ज इस तरीके से नहीं चुकाना है, हम ईमानदारी से उनका कर्ज वापस दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ हरियाणा की भी बात कर लें तो हरियाणा का लगभग 5,000 करोड़ रुपया विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू खा जाया करती थी, वो हमने बचाया, हम कर्ज चुका रहे हैं। राजीव जेटली, हरियाणा की बात करें, सक्षम युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। सवाल था मेरा, 31 मौतों का जिम्मेदार कौन? आप बातें घुमा रहे हैं इधर उधर। हमने सक्षम युवाओं को नहीं राजीव जेटली, ये सारी दलीलें आज सुनने के लिए हम लोग नहीं है यहाँ पर। आज हम लोग सिर्फ ये जानने के लिए हैं कि 31 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्यों इतनी छूट दी गई, क्यों ये स्थिति पैदा होने दी गई? राजीव त्यागी, कहां पर चूक हुई, किससे चूक हुई? देखिए, निश्चित रूप से चूक सरकार से जो हुई है, खट्टर साहब की खटारा सरकार से, वो कोर्ट के आदेश को ना मानने की वजह से हुई है। 18 तारीख को हाई कोर्ट कहते हैं, जो कोर्ट करना चाहूंगा हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर सरकार उसको गंभीरता से लेती तो पूरे प्रदेश को रैंसम पे नहीं लिया जाता और पूरे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब नहीं होती। मैं कोर्ट करना चाहूंगा जो कोर्ट ने कहा था। कोर्ट हैज सेड द स्टेट गवर्नमेंट शेल एंश्योर दैट पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड एंड दोज हु आर फाउंड टू बी वायलेटिंग द लॉ और डेल्ट विद स्टर्नली। ये सरकार को आदेश दिया था 144 लगाने के लिए, धारा 144 लगाने के लिए। लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं कि क्या भक्तों को कोई रोक सकता है 144 से? तो निश्चित रूप से सरकार के बारे में 2 बात मैं कहना चाहूंगा। हमने 2014-15 में हमने देखा कि रामपाल को जब गिरफ्तार किया गया, रामपाल को भी इसी तरह टाइम दिया गया और वहां 6 मौतें हुई। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से आरक्षण की आग लगी, उसमें 30,000 करोड़ की संपत्ति की स्वाह हुई, उसमें 30 मौतें हुई और आज हम 37 मौतें यहां देख रहे हैं। जिस तरह की चीजें हो रही है, खट्टर साहब की खटारा सरकार निश्चित रूप से पहले लोगों को इकट्ठा होने देती है, फिर उनकी छाती पे गोली मारने का काम करती है। सरकार का यह है, जो हरियाणा सबसे उत्तम प्रदेश हुआ करता था, स्पोर्ट्स से लेकर के, कृषि से लेकर के, भाईचारे से लेकर के, सब चीजों को लेकर के। हाँ, ये सही तो है कि कर्ज उतार रही है बीजेपी, कर्ज उतार रही है, उसको क्या नाम, उसका खटारा प्रदेश बना करके कर्ज उतार रही है बीजेपी, उसको ऐसा प्रदेश बना करके जो जल रहा है, कर्ज उतार रही है बीजेपी। राजीव त्यागी, यहां बात ये हो रही है कि जब अपना सियासी फायदा होता है, जब अपना सियासी फायदा लेने की बात होती है तो कांग्रेस भी वैसे ही एक्ट करती है जैसे कि बीजेपी करती है। अनिल आनंद जी है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में। मैं एक जवाब दे देता हूं इस पे, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, क्योंकि आप लोगों के जमाने में भी ऐसा कुछ हो रखा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है जी, 15 सेकंड चाहिए प्लीज, 15 सेकंड। बोलिए त्यागी जी, बोलिए। हमारे जमाने पे
हमारे जमाने में पूरे देश ने देखा था, पूरे देश ने रामलीला मैदान भी देखा था दिल्ली का। एक आदमी नहीं मरा था, पूरा रामलीला मैदान रातों रात खाली करा लिया गया था और सलवार पहना दी गई थी। यह भी देश ने देखा है। कानून का शासन स्थापित रहे, प्रजातंत्र भीड़ तंत्र ना बने, ये राजनीतिक लोगों का दायित्व है। पंचकूला के लोगों की क्या गलती है और जो लोग मारे गए उनके लोगों की गलती है? सरकार का काम लोगों की सुरक्षा करना होता है, जान माल की सुरक्षा करना होता है और विकास करना होता है। कहां है हरियाणा में विकास? पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं, 2014, 15, 16, 17 विकास की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस बात को लेकर और सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए। मजबूरी क्या थी? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार की कुछ मजबूरी थी? सरकार वाकई कदम नहीं उठा सकती थी, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले सकती थी? और दूसरा सवाल ये कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम सभी जानते हैं कि एक समय बाबा राम रहीम कांग्रेस का भी समर्थन करते थे और फिर उन्होंने बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा भी है कि एक कैंडिडेट उनसे आशीर्वाद तक लेने गए थे। तो घूम फिर के बात यही आ जाती है कि जब अपना सियासी फायदा उठाना होता है तो आपके सारे जो कथनी और करनी सब में अंतर आना शुरू हो जाता है। डेरे में बिल्कुल सही कहा आपने। ये बदकिस्मती हो गई। मैंने कल भी, हमने जब डिबेट किया इस इश्यू को जी बिजनेस के ऊपर, तो कल भी मैंने ये कहा था कि राजनीति की धारा जो है बड़ी अजीब तरह, अलग तरह बहने लगी है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। जो इनको अपने अस्तित्व की वजह से वोट लेना चाहिए, लोगों के काम करके लेना चाहिए, लोगों के जुड़ने से लेना चाहिए, उसके बजाय, क्योंकि डिस्क्रेडिट भी हो गई है पॉलिटिकल लीडरशिप और सब पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है, उसके बजाय अब वोट की तलाश में कभी बाबा रामदेव के पास जाते हैं, कभी राम रहीम के पास जाते हैं, कभी वो रामपाल के पास चले जाते हैं। तो देखिए, ये गिव एंड टेक है। ये बहुत सारे लोग, जैसे अब इनका भी पर्दाफाश हो गया और एक रेप केस में कन्विक्ट हो गए, ये कमर्शियल वेंचर्स हो गए हैं एक किस्म के। और जब पॉलिटिकल पार्टीज इनके पास जाती हैं सपोर्ट लेने के लिए, तो ये गिव एंड टेक है, ये बिजनेस डील्स होती हैं, ये जो अब समझ में आ रहा है, जो निकल के आ रहा है। इसलिए ये इस प्रकरण को पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मिलकर रोकना चाहिए। अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़े, यस, वोट मांगने का हक है, आप बाबाओं के पास भी जाएं, आप आश्रम में भी जाएं, लेकिन उनकी ताबेदारी मत कीजिए। लेकिन सर, ये दुखद बात, उनके हुजूर में दंडवत मत हो। अनिल जी, आपको ये दुखद नहीं लगता है कि आप सियासी फायदे के लिए आप 31 लोगों को मरवा देते हैं? जी, बहुत दुखद है ये तो मुझे लगता है इट्स टोटली क्रिमिनल। उससे कम कुछ नहीं है। अब वो कल हम लोग बात कर रहे थे कि साहब, वो कह रहे हैं भगत इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं रोका नहीं जा सकता था। तो आफ्टरऑल एक हफ्ते में 1.5-2 लाख, कल प्रकाश सिंह जी बीजीडी फॉर्मर डीजीबीएस सब यहां बैठे थे, वो खुद कह रहे थे कि मेरे सोर्स वहां पे बता रहे हैं कि 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। तो 1.5 लाख लोग छुपके तो नहीं आ सकते। बिल्कुल। और फिर वो ये कहना, यही सवाल है यहाँ पे कि इतने सारे लोग वहां पे जमा हो रहे हैं और आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उनमें से ढूंढना जो उनकी पहचान, शरारती तत्व जो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। भाई, ये लोग तो एक हफ्ता से जमा हो रहे हैं। अगर कोई उनका अंकुश लगाने वाला होता, कोई उनको रोकने वाला होता, कोई उन पे पैरवी करने वाला होता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मुझे लगता है कोई शरारती तत्व अगर कोई नजर में आता तो उनको भी पहले तो रोक दिया जाना चाहिए था सबको। बिल्कुल। राजीव जेटली, आपको लगता नहीं यहाँ टोटल फेलियर है इस सरकार का, प्रशासन का? कोर्ट ने भी आप लोगों को आगाह किया था, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट तो थे ही, और सबको इस बात का अंदेशा था कि अगर दोषी ठहराए गए राम रहीम तो ये सब कुछ हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह थी कि चुनौती यह थी कि किसी बाबा को कोर्ट में पेश करना, और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि वो महिला थे, बच्चे थे, उनके बीच में कोई शरारती तत्व थे, तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था। मैं ये केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई कोर्ट की पेशी से पहले किसी भी तरीके का फोर्सफुल एक्शन इस प्रदेश का माहौल भी खराब करता। सर, 100 गाड़ियों का काफिला, मुझे तो नहीं समझ में आया, पेश भी नहीं करवा, मुझे तो नहीं समझ में आया कि 100 गाड़ियों का काफिला लेके आप कोर्ट जा रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं है। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, जो 100 गाड़ियों का काफिला निकला, वो काफिला वहीं से जहां से निकला मात्र उसके 50 किलोमीटर पर उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया। फाइनली जो सरकारी लोग थे, केवल वो बाबा राम रहीम को लेकर वहां पहुंचे। लेकिन एक बात सुनिए, अब बहुत आसान है ये बात बोलना, उन्होंने कहा और थोड़ी देर पहले राजीव त्यागी जी अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे थे, वो 2-3 उपलब्धियां भूल गए थे। वो मैं कहना चाहता हूं
कि इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को होंडा में मारकर गटर में डाला गया था। कहा? ये वही सरकार थी जिनकी उपलब्धि बता रहे थे कांग्रेस की। राजीव जेटली यही सीधा सवाल है, सीधा नहीं, आप भटकाने की कोशिश ना करें। सीधा सवाल है, इस सरकार का फेलियर है, आपको लगता है इस सरकार फेल हुई है इस मामले में? देखिए बिल्कुल नहीं। अगर आप कहते हैं किसी गुनहगार को या एक्यूज्ड को उसके घर पे बिठा के रखे और प्रदेश का माहौल अच्छा बना रहे, तो पूर्व की सरकार में जरूर होता था कि बाबा जाकर कोर्ट में पेश नहीं होते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री खुद उनके यहाँ नतमस्तक होते थे। हमारी सरकार में 2 बाबा जो कन्विक्ट हुए हैं, जिन्हें सजा मिली है, वो आज सलाखों के पीछे हैं। ये विल किस सरकार की थी? ये हमारी सरकार की थी। आप किसी को भी घर पे बिठा के रखिए, केवल माहौल को अच्छा बने रहने दीजिए। ये उपलब्धियां अगर कही जाती है तो ये उपलब्धियां पूर्व की सरकार में रही। दोनों सरकारों पर है, दोनों पार्टियों पर है। राजीव जेटली, अनिल आनंद, मालदा का जो एरिया है पंजाब में, 59 सीटें आती है विधानसभा की, उसमें से 40 पर बताया जाता है कि बिना डेरा सच्चा सौदा या राम रहीम के कहने के अलावा आप वोट नहीं कर सकते, यानी कि इतना ज्यादा प्रभाव है उनका। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये उसी का यही कर्ज माना जाए? फिर कंपैरिजन पे बात आ जाएगी और जेटली जी फिर शुरू हो जाए। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। अच्छी गवर्नेंस और बुरी गवर्नेंस के बीच की बात अगर करनी पड़ेगी, आपने सवाल अच्छा उठाया तो उस पर बात मैं कर रहा हूं। मेरा कंपैरिजन की कोई मंशा नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी के प्रति मेरा झुकाव है या मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की सरकार ने कुछ जो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स जो हैं वो ले लिए थे। जिस तरह से कि आज भी मैं अमरिंदर सिंह जी का ट्वीट पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने तमाम डीसी और एसपी उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं, आज उनको पर्सनली शुक्रिया अदा किया उनका कि बस साहब आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी आपने फॉलो की उन्होंने। तो इस वजह से बहुत ही कम वारदात हुई, कहीं छुटपुट हुई। तो कहीं ना कहीं ढील तो हुई, चूक तो हुई, जाने अनजाने में हुई या डिजाइन के साथ हुई। मुझे लगता है यह भी एक प्रोब का विषय है। और दूसरा मेरा मानना है कि सारा ठीकरा हम खट्टर जी के सिर पे फोड़ रहे हैं, ये भी थोड़ी उनके साथ जाती होगी। खट्टर जी को कहीं से निकाल के एक चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनकी कोई ज्यादा पृष्ठभूमि भी नहीं थी, तो तार तो दिल्ली जुड़ते हैं आके। तो कहीं ना कहीं प्रोब जो है, जैसे वो कहते हैं बक स्टॉप्स एट हुज टेबल, तो ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसकी इंस्ट्रक्शन थी। अगर 7 दिन से ये चीजें हो रही थी तो बड़ी सक्षम सरकार है दिल्ली में। कोर्ट ने भी कहा है दिल्ली में बड़ी सक्षम सरकार है। जितनी फोर्सेस भेजनी चाहिए थी उसने उतनी फोर्सेस नहीं भेजी है। राजीव त्यागी, आपको लगता है कि केंद्र को भी जिस तरह से दखल देना चाहिए था, क्या केंद्र ने भी नहीं दिया? देखिए, मैं पूरी बात कहने से पहले सिर्फ 15 सेकंड में यह सुनवाना चाहता हूं। राजीव त्यागी, ठीक है राजीव त्यागी, ये आवाज आशाराम की और मोदी जी की आवाज है। ये आशाराम और मोदी जी की आवाज है। इसको देखिए, मोदी जी जो है ना एक बलात्कारी के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं और उसी बलात्कारी की उन्होंने सिरसा जाके तारीफ करने का काम किया था जो राम रहीम वाले हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी देश में? क्या आप सरेंडर आप करते हैं? अभी मेरे मित्र कह रहे पंचकूला की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग उसको देख नहीं पाए, तो नाच न जाने आंगन। राजीव त्यागी 2002 का ये मामला है, 2002 का आपकी सरकार रही है, लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, लंबे समय तक आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, हरियाणा में भी थी, केंद्र में भी थी। राजीव त्यागी भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर जो एक्यूज्ड हैं वैसे ही एक्यूज राम रहीम थे, ये एक्यूज्ड हैं होना चाहिए। और मैं हाईकोर्ट से अपील करना चाहूंगा कि सरकार के राजकुमार आपके जो भी कहते हैं वो एक्यूज्ड हैं। राजीव त्यागी, उन लोगों के लिए आप सड़कों पे खड़े हो जाते हैं मोदी जी के बारे में। राजीव त्यागी, ये मुकदमा जब दर्ज हुआ उस समय केंद्र में बीजेपी सरकार थी, जब वो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद आपकी सरकार आई, आपने क्या किया? चुप बैठे रहे आप लोग, सड़कों पर लेटकर सलामी दे रहे होते हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी से आप कैसे मुंह बचाएंगे जब हाईकोर्ट ये कहता है मोदी जी यू हैव टू आपके लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब वो कोर्ट जा रहे होते हैं, आप सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सलामी क्यों दे रहे होते हैं? धारा 144 के बारे में क्या कहेंगे मेरे मित्र? 18 तारीख से 25 तारीख 7 दिन का समय दिया। 2007 का जब इलेक्शन था, 1997 का इलेक्शन था राजीव त्यागी, तब राम रहीम के पास जाने में कोई गुरेज नहीं था आप लोग को। गोली मारते हैं राजीव त्यागी,
97 का इलेक्शन था, 2007 का इलेक्शन था, तब कांग्रेस को राम रहीम के पास जाने में कोई गुरेज नहीं था। आज तमाम कमियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी महिमा मंडित नहीं किया और कांग्रेस पार्टी ने कभी महिमा मंडित नहीं किया। मैंने एक बाबा का उदाहरण दिया है कि जिस बाबा ने सलवार सूट भी आप लोग समर्थन लेने कैसे गए वो सब जानती है, दुनिया जानती है, उसको छुपा नहीं सकते आप। कानून का शासन स्थापित करेंगे। आज वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड, मैं कानून की बात कर रहा हूं। 2 बेटियों की अस्मत टूटी गई थी। मैं कहना चाहता हूं जो लोग बाग सम्मानित भी आपकी इतनी लंबी समय तक सरकार है, उसके बाद क्या किया था आप लोगों ने? माथा देखने गए थे, उसके बाद आपके पूर्व मुख्यमंत्री माथा टेकने गए थे। पकड़ा जाना चाहिए। आपके नेता, मैं एक नाम ले लेके बताता हूं, नवीन जिंदल, भारत सुरजेवाला, ये क्या नया भारत वर्ष 3 साल से सभी लोग उनके गेट पे खड़े होते थे, उनको माथा टेकने के लिए। और ये सब उस प्रकरण के बाद की बात है, हिंसा करती है। ये चिंता का विषय देश की राजनीति के लिए होना चाहिए, प्रजातंत्र के लिए होना चाहिए, देश की सरकार के लिए होना चाहिए। देश की सरकार किस तरह एक्ट कर रही है? अरे तो समझाइए आपने। राजीव त्यागी, आपकी दलीलें गले नहीं उतरेंगी आज किसी के भी। अपने नेता, अरे आप समझाइए ना अपने नेताओं को। आप 51 लाख रुपए देख के आते हैं और चरण छूट के आते हैं, ऐसे नफरत हो जाते हैं। राजनीति को नतमस्तक मत करिए, राजनीति को इतना मत करिए। भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज पे क्या कहना चाहेंगे? साक्षी महाराज ने जिस तरह से 2 मुकदमे रेप के रह चुके हैं, 2 हत्या के मुकदमे रह चुके हैं, तो वही बात है कि शेर का भाई बघेरा, एक कूदे 9 हाथ तो दूसरा कूदे 13। तो निश्चित रूप से साक्षी महाराज भी क्योंकि रेप के आरोपी रहे हैं, वो भी इसीलिए बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अनिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक अनिल जी, आपने दोनों लोगों को सुना, दोनों लोगों को सुना, के साथ खड़े हो, कहते हैं कि बहुत संवेदनशील मसला है, बहुत गंभीर मसला है, लेकिन आप देखिए बहस कैसे हो रही है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ, अरे गेट बंद मिलता, 1 मिनट राजीव जेटली, अरे राजीव जेटली 1 मिनट टिप्पणी करेंगे, साक्षी महाराज पे क्या टिप्पणी करेंगे? राजीव जेटली 1 मिनट, 1 मिनट कहता हूं आपको। क्या इस देश का, अनिल जी, क्या इस देश का ये दस्तूर बन गया इन सियासी पार्टियों का कि मौतों पर भी वो सियासत करते रहेंगे? देखिए, सियासत और मौतों पे भी ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना, ये बहुत ही दुखद बात है। ये डिबेट का लेवल जैसे आपने शुरू किया, बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका, वो प्रश्न धरा का धरा रह गया कि 30-31 मौतों का जिम्मेदार देना नहीं चाहते ना, जवाब ही नहीं देना चाहते। उसका ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ जवाब दे पा रहे हैं, ना बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात बहुत अच्छी कही, अब इनका नंबर आया तो ये बाबा के द्वार पे था, उन्होंने बहुत अच्छी कही। कांग्रेस के नेता भी लेटते थे वहां जाके, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो चाहे पंजाब में हो। इससे पहले इलेक्शन में अमरिंदर सिंह जी तो ओपनली गए, कई बार डेरे के चक्कर लगा साहब भी जा रहे थे। बिल्कुल, बात घूम फिर के वही आती, जब अपना फायदा जी तो सब कुछ ठीक, और जब अपना फायदा नहीं तो सब गलत। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राजीव त्यागी तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, अब राजीव जेटली ने भी कहा, लेकिन जो मेरा पहला सवाल था जब डिबेट शुरू की थी कि 31 मौतों का जिम्मेदार कौन, उसका जवाब हमें नहीं मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस पूरे एपिसोड में जो किया वो ये किया कि एक डीसीपी को सस्पेंड किया है सिर्फ कार्रवाई के नाम पर। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।